नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। बीएसपी विधानमंडल दल नेता विधायक मुबारकपुर शाह आलम गुड्डू जमाली ने 18/8/2021 यानी आज के दिन मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में पूर्वांचल एक्सप्रेस बनने के बाद पानी की निकासी न होना व सगड़ी तहसील के सगड़ी व गोपालपुर देवारा में घाघरा किनारे बने बांध के कटान से जनता व किसान की परेशानी को सदन में उठाया है। विधायक मुबारकपुर शाह आलम गुड्डू जमाली ने मंत्री के संज्ञान में डाला कि मेरे क्षेत्र में सठियाव ब्लॉक है, वहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहा है, वहाँ पर कम से कम 2000 एकड़ जमीन है, वहाँ पानी नहीं निकल पा रहा है क्योंकि उसकी निकासी नहीं बनी है। इसमें 30-40 गांव की जमीनें बिल्कुल पानी से भरी है, वहाँ के लोग अपना अनाज और फसल नहीं बो पा रहे हैं। विधायक मुबारकपुर शाह आलम गुड्डू जमाली ने अध्यक्ष से कहा कि मेरे पास अभी परसों भी फोन आया और कल भी फोन आया कि आप कृपया करके इसको सदन में संज्ञान में डाल दें। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ सगड़ी विधानसभा है व गोपालपुर विधानसभा भी है, घाघरा नदी का बेल्ट है, वहाँ भी उन लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। बड़े पैमाने पर बाढ़ तबाही मचा रही है। मैं खासतौर से अपने विधानसभा मुबारकपुर में सठियाओं की बात कर रहा हूँ, कृपया करके इसे दिखवा लें और पानी निकलने का प्रबंध कर ताकि पीड़ित किसानों को इससे मुक्ति मिल जाए। आप प्रयास करिए, देखिए कितना विषय आ जाए। ठीक है, हम लोग कम नहीं कह लेंगे। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय कि आपने इस अनुपूरक बजट पर चर्चा करने के लिए मुझे अनुमति दिया आपने। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आप को नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कही गई बातों से संबद्ध करता हूं, चूंकि उन्होंने बहुत डिटेल चर्चा किया है, आंकड़ों के साथ चर्चा किया है और उनकी बातों से ये नहीं, ऑन रिकॉर्ड भी है ये कि मैं भी इस बात को कहता हूं कि इस अनुपूरक बजट की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको लाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो पहले आप बजट इतना भारी भरकम बजट आप ले आए, आपने उसे सैंक्शन कराया, अब वही नहीं पूरा खर्च हो पाया। अभी जैसे नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे, दर्जनों विभाग उन्होंने गिनाया जिसमें शून्य है कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं। अच्छा, हम एक की क्या चर्चा करें, सब में अगर ऊपर से ही देख लें, मैंने निकालने की भी कोशिश किया तो कहीं पे कुछ ऐसे विभाग हैं जहां कुछ थोड़े ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, वरना बहुत से ऐसे विभाग हैं जिसमें बहुत बड़ी राशि जो है अभी खर्ची नहीं हुई है, ना वहां गई है। और सच्चाई यह है माननीय अध्यक्ष महोदय कि मैं, चूंकि आपने कहा है कि अपनी बात कम समय में कहना है, तो मैं उसी लाइन पे चल रहा हूं। मैं बहुत आंकड़ों पे ना बात करके कुछ जमीनी हकीकत की बात करना चाहता हूं। तो हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, बहुत पुराना नहीं हूं लेकिन दूसरी बार चुन के आया हूं, हम लोग भी जनता के बीच में जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है कि जमीन पर हर आदमी परेशान है, पूरे प्रदेश की जनता हताश और निराश है। सच्चाई यही है, मानते नहीं हैं। अक्सर जो लोग सत्ता में रहते हैं उनको ये लगता है कि विपक्ष जो बात कह रहा है सब विरोध करने के लिए कह रहा है। मुझे याद है, मुझे नहीं कहना चाहिए कि जब 2012 का वक्त था, हमारे इधर के साथी वहां बैठते थे, कभी कभी कुछ बातें हम लोग जब कहते तो बड़ा नाराज भी होते थे, बड़ा एग्रेसिव हो जाते थे। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही दिन बाद चुनाव हुआ और आज हमारे साथी वो यहां आ गए। और मैं ये कह सकता हूं कि आप देखिएगा 2022 में, मुझे कहने में कोई वो नहीं कि अगर ये चुनाव जनता जरा भी सूझबूझ से होगी, मेरिट के आधार पे होगा तो 50 सीटें जीतना आपका मुश्किल हो जाएगा। आप देख लीजिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य अध्यक्ष जी क्या हो सकता है। बहुत दुख के साथ कह रहा हूं भाई, मेरे सुन लो यार 2 मिनट। जिस हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये विकास कर रहे हैं, हम वो विकास कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, इसी प्रदेश में, इसी देश में सारे हॉस्पिटल, सारी जनता सब कहती रही कि हम मर रहे हैं, मर रहे हैं। हॉस्पिटल वाले कहते रहे कि ऑन रिकॉर्ड है ये चीजें, वो चिल्ला चिल्ला के कहते रहे सरकार से कि हमारी मदद करिए, हमारे पास 2-4 घंटे का वक्त है, 2-4 घंटे का ऑक्सीजन है, और अगर सरकार ने हमारी मदद नहीं किया तो 20 लोग मर जाएंगे, 50 लोग मर जाएंगे। और इससे बड़ा फेल्योर, नाकामी क्या हो सकती है कि हम इतनी भी मदद उनकी नहीं कर पाए और लोग मर गए। यही हकीकत है, हम चाहे कुछ भी कहें।
और बेरोजगारी की हम बात करते हैं, जहां रोजगार की ठीक है, आप लोग कहते हैं कि हम ये बजट इसलिए ला रहे हैं। अरे भाई 5 साल आपके पास था, 5 साल में इतना बड़ा बजट भी आप ले आए, हम लोग तो खुश थे कि चलो इतना बड़ा बजट आ रहा है, कुछ भला हो जाएगा। लेकिन मैं अध्यक्ष जी पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि इतनी बेरोजगारी इस देश में कभी नहीं थी। आज मैं अक्सर हम लोग देखते हैं, लोग आते हैं हम लोग के पास, चूंकि जनप्रतिनिधि भी हैं और भी बहुत से कारण हैं, लोग एमटेक किए हुए, पीएचडी किए हुए लड़के आते हैं, कहते हैं भैया अगर कहीं नहीं कुछ भी मिल जाए 10-5 हजार तो हम लोगों को कहीं लगवा दीजिए। यही हकीकत अध्यक्ष। कभी कभी तो इतना अफसोस होता है कि सच्चाई यह है कि हम लोग अगर थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव ले आए, जनप्रतिनिधि और सरकार और नेता लोग, कि भाई हम लोग मेरिट पे चुनाव लड़ेंगे। आई एम सॉरी, बट यही इस देश की बीमारी है कि हमारा चुनाव धर्म और जाति के आधार पे हम लड़ते हैं, हम मेरिट पे नहीं लड़ते। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने ये विकास किया है इसलिए हमें वोट दे। आप अनुपूरक हम सिर्फ नहीं अध्यक्ष जी, नहीं हम मना नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अनुपूरक पर बोल लीजिए, नहीं बाद में आप कहेंगे नहीं अनुपूरक पे ही बोल रहे हैं, ये सब उसी का हिस्सा है। आप चुनाव बता रहे थे कि जाति धर्म पर चलता है, तो अनुपूरक नहीं, कोई संबंध नहीं, ये उसी का हिस्सा है मान्यवर। आप बोलिए, ये उसी बेरोजगारी उसी का हिस्सा है, आप बोलिए। बेरोजगारी उसी का हिस्सा है। तो मैं ये कह रहा था कि चूंकि अनुपूरक पे उस पर डिमांड की गई है कि हम नौजवानों के लिए ये ला रहे हैं और ये धन हमको चाहिए, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले अभी शिक्षा, बेसिक शिक्षा जिसको हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, उसका ही अब आप देखिए कि हमारी सिंसियरिटी ये है कि जिसको हम बुनियादी एजुकेशन कहते हैं, प्राथमिक शिक्षा, उसमें हमने पूरा धन नहीं खर्च किया, हम मांग रहे हैं। तो सवाल ये कि हम कितने सिंसियर, विद्युत की बात हो रही है, चूंकि मैं आपको बताऊं एक छोटी सी बात कि मेरी विधानसभा मुबारकपुर में 2011 में पिचरी ग्राम सभा है, जिस पिचरी एक जगह है जहां इब्राहिमपुर ग्राम सभा है। 2012 में 2011 में जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, तो इसी प्रदेश का धन, जनता का धन, मैं बार बार कहता हूं ये जनता का धन है, करोड़ों रुपया लग के, 3 करोड़ रुपए लग के सरकार ने वहां पे एक उपकेंद्र बनाया विद्युत का, उसका उद्घाटन भी हो गया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हम कितना, हमारी सिंसियरिटी का लेवल क्या है कि आज तक वो नहीं चल पाया। 1 एकड़ में फैला हुआ उपकेंद्र, एकदम उसका कोई वो नहीं, और आज मशीनें सड़ रही। 5-7 करोड़ रुपए लगा करके वही मुबारकपुर में बस अड्डा बना, सपा की सरकार में आज तक वो ऑपरेटिव नहीं हो पाया। सड़कों का हाल आप देख लीजिए, कहीं भी चले जाए, वो सही कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष, आप कहीं भी किसी रोड पर चल के देख लीजिए, हम लाख दावे करें, लेकिन सड़क का जमीनी हकीकत क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे, मैं तो हाथ जोड़ के इनसे निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कभी एक बार अपना दौरा आजमगढ़ लगा लीजिए, और जो सदर अस्पताल है हमारा मेन सिटी का, जो कलेक्ट्रेट है, उस रोड पे कृपया करके आप चले जाए, तो शायद आपको पता चल जाएगा। आपका विषय आ गया, माननीय नेता विरोधी दल ने, माननीय अध्यक्ष जी, अभी विकास की बात हो रही थी, अभी हमारे भाई भी कह रहे थे कि नाम बदल दिया। मैं तो बहुत गर्व से इस बात को कहना चाहता हूं कि सच्चाई ये कि इस लखनऊ को हमने भी देखा है, और हमसे ज्यादा आप सबने देखा। जितनी ईमानदारी से विकास हमारी सरकार और माननीय बहन जी के शासन में हुआ, उतना कभी नहीं। नाम तो आपने भी बदला, ये जो जनेश्वर मिश्र पार्क है, ये माननीय बहन जी ने बनवाया था काशीराम जी के नाम। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज की बात हो रही, वो माननीय बहन जी ने बनवाया। आप समाप्त करिए। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि कोई बात नहीं, वो तो जैसा लोग करेंगे उनको मिलेगा। आज इस प्रदेश की जनता बहुत दुखी है। जिस तरह से शासन माननीय बहन जी ने चलाया, ठीक है, सारे समाज को लेकर के, आप देखिएगा कि वो दिन दूर नहीं कि ये भी भाई इधर आएंगे, अब ये तो इधर आ ही चुके, अब हमारा नंबर है उधर जाने का, माननीय बहन जी आएंगे, तभी इस प्रदेश का भला हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद बिगड़ते हालात में महाराजगंज जनपद से रोजी रोटी की तलाश में गया जंग बहादुर काबुल में फंस गया है। तालिबानी लड़ाकों की क्रूरता और असुरक्षा की आशंका से सहमा परिवार अपने घर के मुखिया की सरकार और प्रशासन से सुरक्षा वापसी की गुहार लगा रहा है। बता दें कि जनपद के श्याम देवरवा थाना क्षेत्र के श्याम देवरवा गांव निवासी जंग बहादुर पिछले 5 सालों से अफगानिस्तान के काबुल में एक प्राइवेट कंपनी में रहकर खाना बनाने का काम करता था। अपने घर का इकलौता कमाने वाला जंग बहादुर की 6 बेटियां एवं पत्नी घर पर हैं। अफगानिस्तान में हालात बिगड़ने के बाद से लगातार वह अपने परिवार के संपर्क में है और घर वापसी की कोशिश में जुटा हुआ है। उसकी बेटी मनीषा ने बताया कि मंगलवार की शाम 5 बजे उसके पिता का फोन आया था और काफ़ी घबराए हुए हैं। पिछले 5 दिनों से खाना भी नहीं खाया है। उसकी मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफगानिस्तान से सकुशल और सुरक्षित भारत लाने में मदद करें। गांव के प्रधान जनार्दन यादव का कहना है कि जब से उनके गांव के एक व्यक्ति की अफगानिस्तान में फंसे होने की सूचना मिली है, परिवार की मदद में वह लोग जुटे हुए हैं। पाकिस्तान में थे, वहाँ पर लड़ाई छिड़ गई है। कह रहे हैं कि बेटा हम घर आएंगे, तो हम कहें कि वो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। 5 दिन हो गए हम लोग खाना नहीं खाएं। अच्छा, कब फोन आया था उनका? 5:30 बजे कल आया था। क्या कह रहे थे, पूरी बात बताओ। क्या कह रहे कह रहे हैं बहुत घबराहट हो रही है, हम घर आना चाहते हैं। अच्छा, कब गए थे पापा तुम्हारे यहाँ से? 5 साल हो गया। अच्छा, तो कल फोन किया तो क्या बता रहे थे कि वहाँ जंग छिड़ी हुई है? हाँ, छिड़ी हुई है बहुत ज़्यादा। और सब वहाँ पर कह रहे हैं कि ड्यूटी जाओ, तो हम बोले ड्यूटी नहीं जाएंगे, डर लग रहा है हमको, हम नहीं ड्यूटी जाएंगे, हम घर जाएंगे। तुम क्या चाहती हो, परिवार वाले क्या चाहते हो? हम लोग चाहते हैं घर चले आएँ जल्द से जल्द। क्या सरकार से मांग है? मोदी जी से क्या करना चाहते हैं? हम मोदी जी से कहना चाहते हैं कि हमारे पापा को घर भेज दें, हम लोग बहुत टेंशन में हैं। ठीक है बेटा। क्या दिक्कत है आपके गांव में? एक व्यक्ति फंसा हुआ है, क्या जानकारी मिली है? हाँ सर, जानकारी मिली है। हमसे उनसे बात भी हुई जंग बहादुर जी से, और जंग बहादुर ने बताया कि यहाँ युद्ध छिड़ गई है, ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, हम आना चाहते हैं। हमसे बात हुई, उसके बाद में फिर हमने अन्य लोगों से भी बताया सारी बात को, और हम यह चाहते भी हैं। और जंग बहादुर की 6 बेटियां हैं, ये कहीं कमाने वाले हैं, इनको तो दिक्कत है। हम लोग भी चाह रहे हैं, इनके परिवार भी उनका चाह रहा है कि सरकार से हम लोग गुहार लगा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो अपने वतन को वापस आ जाएं। अच्छा, कहाँ फंसे हुए हैं? यह फंसे हुए हैं काबुल में। आजमगढ़ में 25 रुपए गैस मूल्य वृद्धि और पेट्रोल डीजल महंगाई को लेकर जल सत्याग्रह किया गया। समाजवादी युवजन सभा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजीत क्रांतिकारी ने कहा कि यह सरकार जब से आई महंगाई चरम पर है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ नहीं रहा, और 2 दिन पहले 25 रुपए गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाकर के 950 कर दिया गया है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन जिन माता बहनों को मिला है उनकी सब्सिडी नहीं मिल रही है, और इस सरकार में गरीबों को महंगाई परेशान कर रही है। ये सरकार गरीबी नहीं मिटाना चाहती है, यह गरीबों को ही मिटा देना चाह रही है और मिटा भी रही है। भाजपा सरकार जब से आई है सिर्फ बिजनेसमैन लोगों को फायदा पहुंचा रही है। किसान, नौजवान, मजदूर, छात्र और सभी समाज के लोग परेशान हैं। सभी लोगों का शोषण हो रहा है और जनता 2022 का इंतजार कर रही है। इनको जवाब जरूर देगी, 2022 में इनको उखाड़ फेंकेगी। नाम लालजीत क्रांतिकारी है, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी समाजवादी युवजन सभा उत्तर प्रदेश। आज हम लोग तमसा नदी के मोठी घाट पे कोलघाट आजमगढ़ में आज हम लोग जल सत्याग्रह किए हैं, और जो 2 दिन पहले गैस सिलेंडर का 25 रुपया दाम बढ़ाया गया था, उसको लेकर के हम लोग विरोध प्रदर्शन किए हैं। यह सरकार कहती थी महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, सबको गैस सिलेंडर ये फ्री में बांट करके, और आज दाम कर दिए हैं 950 रुपया गैस का। कल परसों का फिर 25 रुपया बढ़ा दिए। तो ये जब से सरकार भाजपा की आई है तब से सिर्फ महंगाई कर रही है। ये लोग कहते थे भ्रष्टाचार, ये पेट्रोल डीजल का दाम। स्मृति ईरानी जी लेके गैस सिलेंडर बैठ जाती थी रोड पे धरना करती थी, तब कहती थी अब महंगाई जो है कि डायन हो गई है। अब मैं इनसे स्मृति ईरानी जी से, पेट्रोलियम मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ भाजपा सरकार से कि ये अब क्या है, ये डाइन से अब क्या हो गई, चुड़ैल हो गई या शैतान हो गई, अब क्या हो गई, अब ये बताएं। ये महंगाई गैस दे करके गरीबों को बांट करके गरीबों का जो पैसा था वो भी जो है कि अपने जेब में डालने का काम कर रहे हैं। महंगाई चरम पर है, गरीबों का शोषण हो रहा है। इतना मतलब कहने वाली बात नहीं है, जितना इस सरकार में सिर्फ अगर
शोषण हो रहा है, तो गरीबों का शोषण हो रहा है। पेट्रोल का दाम बढ़ा करके, डीजल का दाम बढ़ा करके, पेट्रोल का दाम 100 के पार, डीजल का दाम 100 के आसपास, सरसों का तेल 200 के पार, हर एक सामान इनके सरकार में सब जो है कि महंगा करने का काम किए हैं। आज उसको लेकर के हम लोग जल सत्याग्रह किए हैं तमसा नदी में, और अगर ये लोग कम नहीं करते हैं तो बृहद आंदोलन करने के लिए हम लोग पूरा बाध्य रहेंगे। और संघ व पार्टी के तेज तर्रार एवं आशावादी व समर्पित कार्यकर्ता की खुदकुशी से स्थानीय इलाका इकाई सहित पूरा परिवार सदमे में है। उनके उत्कृष्ट योगदान पर भाजपा ने पार्टी के झंडे में 100 को लपेटकर अंतिम विदाई दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं भारतीय जनता पार्टी में पिछले 25 वर्षों से लगातार सक्रिय भूमिका में रहे और कप्तानगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्त के अपने ही घर में खुदकुशी करने से स्थानीय इकाई सहित पूरा परिवार सदमे में है। उनके निधन की सूचना पूरे आजमगढ़ क्षेत्र के साथ साथ लखनऊ तक भी आग की तरह फैल गई। सूचना मिलते ही संघ व पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता के साथ साथ जिले के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का उनके आवास पर हिला लग गया। बता दें कि राजेश कुमार गुप्त पार्टी व संघ के हर कार्यों में बड़ी तत्परता और कर्तव्य निष्ठा से भाग लेते थे। महाराजगंज ब्लॉक की तरफ से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए महाराजगंज ब्लॉक को जिले में अग्रणी रखा था। परिवार वालों ने बताया कि पता नहीं कब अपने कमरे से निकलकर नीचे हाल में आकर खुदकुशी कर ली। इसकी भनक तक परिवार वालों को नहीं लगी। खुदकुशी के कारण की जानकारी होने से परिवार अत्यंत दुखी है। राजेश कुमार गुप्ता अपने सहज स्वभाव, बेबाक वाक्पटुता और मृदुभाषिता से लोगों का दिल जीत लेते थे। उनके इस तरह से दुनिया छोड़ने पर उनके जानने पहचानने वालों का भरोसा ही नहीं हो रहा है। उनके अंतिम संस्कार में आए भाजपा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की आंखें नम रही, तो कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो निधन पर गला भर आने से बोल भी नहीं सके। उनके अंतिम संस्कार में भाजपा अध्यक्ष ध्रुव सिंह, पूर्व अध्यक्ष जयनाथ सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री कृष्ण पाल, जिला पंचायत सदस्य रामपाल सिंह, उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्र, वरिष्ठ नेता हरेंद्र सिंह, गुलाब सिंह, आशुतोष मिश्र, मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी व भूपेश मिश्र जैसे कई बड़े नेताओं शामिल हुए। लगभग 25 वर्षों से पार्टी के निरंतर कार्य करते रहे और व्यक्तिगत रूप से मैं उनको जानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यक्रम रहता था उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे, और जो भी चाहे लखनऊ से कोई नेता आता था या आजमगढ़ से हम लोग आते थे, बिना राजेश से मिले हम लोग नहीं जाते थे। हम लोगों की व्यक्तिगत हमारी और पार्टी की बहुत भी अपूर्णीय क्षति हुई है, और हम सब पूरा भारतीय जनता पार्टी शोकाकुल परिवार ईश्वर से ही प्रार्थना करता है उनकी आत्मा को शांति मिले। धन्यवाद। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नकल पंकज कुमार पांडे तथा क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थ तोमर के कुशल पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर सुरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में थाना मुबारकपुर पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति सठियाओं रेलवे फाटक के पास खड़े हैं, जिनके पास अवैध असलाह है, हो न हो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने हेतु खड़े हैं। सूचना पर विश्वास कर चौकी प्रभारी सठियाओं पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। तलाशी के दौरान एक व्यक्ति के पास से एक अवैध असलाह, कारतूस और चाकू बरामद हुआ, तो वहीं बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण तहसीलदार यादव पुत्र सुरेश यादव ग्राम देवरिया खालसा थाना मुबारकपुर आजमगढ़ व दीपक चौहान पुत्र रामचंद्र चौहान ग्राम पोछड़ा आईमा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर चालान किया गया। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र में एक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आर.के. शर्मा तथा विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय रहे। कार्यकर्ताओं द्वारा सर्वप्रथम जिले की सीमा लोहरा टोल प्लाजा पर आर.के. शर्मा का रमाकांत मिश्रा की अध्यक्षता में स्वागत किया गया। तत्पश्चात पटेल इंटर कॉलेज प्रांगण में सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम योजना बैठक का शुभारंभ किया गया। बैठक के मुख्य अतिथि आर.के. शर्मा व विशिष्ट अतिथि जिला अध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय व कार्यक्रम की अध्यक्षता सुनील पांडे तथा संचालन हरीश तिवारी ने किया। अपने संबोधन में के शर्मा ने बताया कि हमें भी कुछ जिम्मेदारी दी गई है, उसी के लिए यहाँ आए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, यहाँ ना कोई छोटा है ना बड़ा है, हम सब समान हैं। यहाँ ना कोई ऊंचा है ना नीचा है। मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही। मेरे पिताजी भी एक कृषक परिवार से थे। मुझे नौकरी छुड़वाकर एक नई जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा हमारी और पार्टी है और आपकी पार्टी है, इसमें कोई भाई भतीजा वाद नहीं है, समाजवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है। आइए सुनाते हैं कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आर.के. शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। भाजपा के लालगंज जिले के अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के अतरौलिया विधानसभा के प्रभारी जी
और मंडल से लेकर बूथ स्तर तक के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ आज मिलने का अवसर मिला। स्वाभाविक रूप से यहाँ बरसात हो रही है, छोटी सी जगह है, कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए उन्हें थोड़ी असुविधा भी हो रही है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में और इतने उत्साह के साथ कार्यकर्ता बहुत देर से यहाँ अपने वरिष्ठों की, अपने नेताओं की बात सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, उनसे मंत्र लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं उन कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो जिला अध्यक्ष जी हैं और पदाधिकारीगण हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे यहाँ राज्य के नेतृत्व ने इन कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका हौसला बढ़ाने और उनका मार्गदर्शन करने का दायित्व दिया था। उस दायित्व की पूर्ति हेतु मैं यहाँ उपस्थित हुआ। सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने भी थोड़ा उनका मार्गदर्शन किया। आप सबका खूब खूब धन्यवाद। आगामी चुनाव के लिए सर क्या आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पहले से भी ज़्यादा अधिक सीटें